दोस्तों, बिहार पुलिस 2020 की नई वैकेंसी आ गई है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2020 तक। लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अभी आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए और आप अपना तैयारी चेक कीजिए, अभी आपकी तैयारी कैसी है। इसमें आपके लिए जो टारगेट है 65 प्लस क्वेश्चन की, यह प्रैक्टिस सेट 2020 एग्जाम के पैटर्न के अनुसार तैयार किए हैं। बिहार पुलिस 2019 की लिखित परीक्षा 12 जनवरी 2020 एवं 8 मार्च 2020 को लिया गया था। उसी एग्जाम के पैटर्न पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें आपके लिए जो टारगेट है 65 प्लस क्वेश्चन की। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लीजिए। टोटल जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, समय जो दिया जाएगा 2 घंटा, एग्जाम जो लिया जाएगा OMR सीट पर। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, बिहार जीके, करेंट अफेयर से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य से। पूरा प्रैक्टिस सेट को आप बनाइए, क्वेश्चन का पैटर्न आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन। जीके में हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है 12वीं लेवल तक का। बिहार जीके हो गया, तो बिहार जीके में जनगणना से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और करेंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय लेना है। वीडियो को रोक करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा में आपको वृद्धि बताना है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तरीका सीख लीजिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 जनवरी को भी गतिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो सूत्र होता है 1/2 mv², जहाँ m जो दर्शा रहा है द्रव्यमान को और v जो दर्शा रहा है वेग को, द्रव्यमान यानी मास को। और दूसरा जो सूत्र होता है p²/2m। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है यहाँ पर p²/2m की सहायता से। p जो दर्शा रहा है संवेग को और m जो दर्शा रहा है द्रव्यमान को, इस सूत्र की सहायता से सॉल्व करना है। पहला सूत्र से यह सॉल्व नहीं होगा, संवेग यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं कि संवेग p है। तो संवेग अगर p रहेगा तो गतिज ऊर्जा k बराबर जो हो जाएगा p²/2m। यह फर्स्ट कंडीशन हो गया, यहाँ पर k है। अब अगर संवेग दुगुना हो जाता है, अगर संवेग दुगुना यानी p से 2p हो गया तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो p के जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2p का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2p का स्क्वायर कीजिएगा तो 4p का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4p का स्क्वायर/2m यह हो गया नया वैल्यू। अब यहाँ पर हम 4p²/2m को 4k लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा शुरू में जो है k बराबर है p²/2m, तो 4p²/2m बराबर हो जाएगा 4k। अब शुरू में जो वैल्यू था k था, k से क्या हो गया 4k। तो वृद्धि इसमें कितना हुआ है 3k का। 4k में से k को घटाइएगा तो 3k। तो वृद्धि यहाँ पर जो हुआ है 3k का। अब प्रतिशत में मान आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 3k/k गुना 100। गुना की जगह 300% मान आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 300%। अब आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ से आप याद रख लीजिए। अगर किसी पिंड का संवेग, अभी यहाँ पर संवेग से संबंधित बता रहे हैं, अगर किसी पिंड का संवेग दुगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी। लेकिन इसमें वृद्धि जो है 300% का वृद्धि होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 गुनी वृद्धि होगी। यह हो गया वृद्धि से संबंधित। अब अगर गतिज ऊर्जा तिगुनी की जाएगी, अगर संवेग तिगुना किया जाएगा यहाँ पर, तो गतिज ऊर्जा जो है 9 गुनी हो जाएगी। क्यों 9 गुनी हो रही है, क्योंकि p²/2m है, यानी स्क्वायर हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। यह तो हो गया कितनी गुनी हो जाएगी। वृद्धि जो है इसमें 800% का वृद्धि होगा। यह याद जरूर रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब तो यह हो गया संवेग से संबंधित। अब आप याद रख लीजिए यहाँ से इस सूत्र से संबंधित, अगर गतिज ऊर्जा यहाँ पर 1/2 mv², अगर द्रव्यमान दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है दुगुनी ही रहेगी। 12 जनवरी को यही क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो सिर्फ दुगुनी होगी। अगर किसी पिंड का वेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी। सभी पॉइंट को आप कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरामावस्था में m द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी। सभी क्वेश्चन में हम आप लोगों को 5 से 6 सेकंड का समय देंगे और मैथ एवं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यह जो क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो E बराबर जो होता है mc² होता है। E जो दर्शा रहा है एनर्जी,
ऊर्जा को, और m जो दर्शा रहा है द्रव्यमान को, मास को, और c जो दर्शा रहा है यहाँ पर प्रकाश की चाल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है E बराबर mc² में c क्या दर्शा रहा है, तो प्रकाश की चाल को। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन mc²। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हिंदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सभी ऑप्शन को देख लीजिए। अकर्मक क्रिया से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको समझ लीजिए कैसे बनाना है। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन से शुरू करते हैं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है मैं बालक को जगाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर कोई भी वाक्य दिया हुआ है तो इसमें आपको प्रश्न करके देखना है। जैसे मैं बालक को जगाता हूँ, तो मैं जगाता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी न किसी व्यक्ति को तो जरूर जगा रहा हूँ, तो किसको जगा रहा हूँ, बालक को। अगर इस तरह से अगर आपको क्या और किसे करने पर जवाब मिल रहा है, यानी प्रश्न करने पर जवाब मिल रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अगर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहीं से आपको समझना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मदन गोपाल को हंसा रहा है, मदन किसी न किसी व्यक्ति को तो यहाँ पर हंसा रहा है, तो किसको हंसा रहा है, तो गोपाल को। तो यह जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब यहाँ पर लास्ट उदाहरण है राम पत्र लिखता है। तो राम यहाँ पर लिख रहा है, तो राम कुछ ना कुछ तो जरूर लिख रहा होगा। तो राम क्या लिख रहा है, तो पत्र लिख रहा है। तो यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है गेहूँ पीस रहा है, तो यहाँ पर क्या और किसे यानी प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिल रहा है। गेहूँ को अगर आप चक्की में दीजिएगा तो पिसाएगा ही, गेहूँ का काम ही है पीसना। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और है राम खाता है, तो राम जो है कुछ ना कुछ तो जरूर खा रहा होगा। राम आम या सेब कुछ भी खा रहा होगा। तो राम आम खाता जो है वाक्य है सकर्मक क्रिया का उदाहरण। इस तरह से आपको देखना है कि क्या और किसी से जवाब मिल रहा है क्या प्रश्न करने पर। जैसे एक और उदाहरण है कि राम रोता है। इस वाक्य में क्या और किसे करने पर जवाब नहीं मिल रहा है, राम रोता है, तो राम रो रहा है। तो यह जो उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। तो इस तरह से आपको देखना है क्या और किसे यानी प्रश्न करने पर जवाब मिल रहा है, तो इस तरह से आपको समझ लेना। अगर जवाब मिल रहा है तो यह सकर्मक है, अगर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन NaCl। अब अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। 1 मिनट का आपको समय लेना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि 9x² + px + 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान होगा। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होनी चाहिए, उसी को पूर्ण वर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक 16 संख्या है, अगर आप 16 को वर्गमूल निकालिएगा तो एक प्राकृतिक संख्या 4 प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप 12 का वर्गमूल निकालिएगा तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होता है। 12 का जो वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 2√3 हो जाएगा इसका मान। तो 12 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 16 जो है पूर्ण वर्ग है। 16 का वर्गमूल निकालने पर एक प्राकृतिक संख्या 4 प्राप्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 9x² px + 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान आपको बताना है। तो इस तरह का अगर समीकरण में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे और पूर्ण वर्ग पूछा जाए आपसे, तो इस क्वेश्चन को जो आपको तोड़ना है यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, या फिर आपको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको तोड़ना है। अब इस फॉर्मेट में क्यों तोड़ना है, इसलिए अगर आप a - b का होल स्क्वायर का मान निकालिएगा रूट में करने पर इस तरह से, तो एक यहाँ पर मान प्राप्त होगा, a - b प्राप्त होगा, यानी पूरा वैल्यू निकल रहा है इसका। तो इसलिए इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर a² और लास्ट में b²। तो b² के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को बिल्कुल लिख सकते हैं, और 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर। यहाँ पर जो हमें a² प्राप्त हो गया, लास्ट में b² प्राप्त हो गया, और बीच में जो है 2ab के फॉर्म में होगा, प्लस माइनस के फॉर्म में 2ab। 2 हो गया गुना a की जगह पर कितना मान है, 3x है, और गुना 4 हो गया b की जगह पर। तो यहाँ पर टोटल कितना मान हो गया, 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6 होगा, 4 में 24, तो 24x यहाँ पर प्राप्त हुआ। और यह जो मान होगा प्लस माइनस x दोनों में, यह जो हो सकता है a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भी हो सकता है, या फिर a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भी हो सकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया था, px का मान आपको बताना था। यहाँ पर हमें मान क्या प्राप्त हुआ है, 24x प्राप्त हुआ, और यहाँ पर px, तो p का मान बताना है, तो p की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 24 हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 24 या -24। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है।
इस क्वेश्चन में बताना है कि अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो भारत में अब तक टोटल जो आपातकाल लागू हुआ है 3 बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 3। सबसे पहली बार आपातकाल जो लागू हुआ तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार जो लागू हुआ है 1975 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था, तो 1962 में। कारण भी याद रखना आपको, भारत चीन युद्ध के दौरान यानी बाह्य आक्रमण के कारण से युद्ध की स्थिति में आपातकाल लागू हुआ था। दूसरी बार भी युद्ध की स्थिति में भी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार जो लागू हुआ है आंतरिक अशांति के कारण से। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति के कारण से कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है, तो 1 बार, और युद्ध के कारण से 2 बार। टोटल मिलाकर 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सी परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनी है। 30 तक जितने भी तत्व है सभी का आपको परमाणु संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार याद रख लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको जो बताना है निम्न में से कौन सा सी परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनी है। सी जो यहाँ पर संकेत है कार्बन का, कार्बन की जो परमाणु संख्या 6 है। सम इलेक्ट्रॉनी का जो अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ Na+, Na जो होता है संकेत सोडियम की, सोडियम की जो परमाणु संख्या 11 है। प्लस का यहाँ पर अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हो रहा है, यानी किसी दूसरे को दे रहा है। इस कंडीशन में अगर प्लस दिया हुआ रहता है तो परमाणु संख्या में से आपको घटाना है। एक यहाँ पर प्लस है, 11 में से 1 घटाइएगा तो 10, तो इसका जो हो जाएगा 10 हो गया। अब यहाँ पर Al3+ है। Al जो संकेत होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या है 13, और यहाँ पर 3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हो रहा है। 13 में से 3 घटाइएगा 10 हो गया यहाँ पर। अब तीसरा है यहाँ पर O2-, माइनस का अर्थ यह होता है किसी दूसरे से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने के कंडीशन में जुट जाता है। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या 8, 8 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 10 हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर N जो संकेत है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है 7। अब यहाँ पर प्लस का अर्थ हुआ कि किसी दूसरे को दिया है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा सी परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनी है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या 6 है, और डी ऑप्शन में जो यहाँ पर आया N+, इसका भी 6 है, तो दोनों समान हो गया, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को है। दशमलव प्रणाली के सिद्धांत का जो वर्णन किया था आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट जो संबंधित है गुप्त काल से। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका गुप्त युग। अब अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। अब अगला क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का भाग जो उपयोग करते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में जो कहा जाता है एस्टिग्मा, यह भी याद रख लीजिएगा। इसका इंग्लिश नाम भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, एस्टिग्मा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना जो बनाया जाता है साइकस के स्टार्च से। सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन साइकस। अब अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है मोड पूछा जा रहा है। मोड का जो हिंदी नाम होता है बहुलक। बहुलक जो होता है सबसे अधिक बार जिसका रिपीटेशन हुआ है। इसमें आपको देखना है जैसे 9 का कितना बार रिपीटेशन हुआ है, 6 का कितना बार, तो 6 का देख लेते हैं। 6 का जो इसमें रिपीटेशन हुआ है 2 बार। इसके बाद है 7, तो 7 का जो रिपीटेशन हुआ है इसमें 1 बार हुआ है। 8 का रिपीटेशन यहाँ पर 8 का जो प्रयोग हुआ है, 8 का भी प्रयोग 1 ही बार हुआ है। 9 का प्रयोग देख लेते हैं, तो 9 का प्रयोग जो इसमें हुआ है 4 बार, और 10 का प्रयोग जो हुआ है 3 बार। तो यहाँ पर आप देखिएगा 9 का प्रयोग सबसे अधिक बार यानी 4 बार इसमें प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन 9। अब अगला क्वेश्चन है, यदि n वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग है जो कि 10, 12 या 25 से पूर्णतः विभाज्य है, तब n को 25 से भाग करने पर भागफल है, यह आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर जो दिया हुआ है 10, 12, 25 दिया हुआ है। 10, 12, 25 से n जो है पूर्णतः विभाज्य है, तब n को 25 से भाग करने पर भागफल होगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। 10, 12, 25 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकालने पर जो आपको प्राप्त होगा 300 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग का कंडीशन दिया हुआ है। 10, 12, 25 कैल्शियम 300 प्राप्त हो गया, लेकिन 300 यहाँ पर नहीं होगा। 300 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। 300 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर 300 में आपको लगातार 1, 2, 3, 4 इस तरह से गुना करके चेक करना पड़ेगा। तो 300 में 2 से गुना कीजिएगा तो 600 होता है। 600 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 300 में अगर आप 3 से गुना करते हैं तो 900 होता है। तो 900 जो है पूर्ण वर्ग है। 900 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो 30 प्राप्त होता है। तो 900 यहाँ पर n जो है 900 संख्या हो गया, ठीक है। n का मान हो गया 900, लेकिन यह आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है n को 25 से भाग करने पर भागफल है, भागफल पूछा जा रहा है। तो n को अगर आप n यानी 900 को अगर आप 25 से भाग दीजिएगा यहाँ पर तो प्राप्त जो होगा 36 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 900 को 25 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है। सही आंसर जो हो गया सी ऑप्शन 36। अब अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है। इसको आप याद ही रख लीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो लिया जाता है 0 लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांक्स नियतांक का मान बताएं। प्लांक्स नियतांक का जो संकेत होता है h होता है, और इसका h मान जो हो जाएगा डी ऑप्शन 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको जरूरी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यह वैल्यू पूछा जा सकता है। प्लांक्स नियतांक को h से डिनोट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को जो मनाते हैं विश्व महिला दिवस के रूप में। डी ऑप्शन है सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। संसद के दोनों सदन का यहाँ पर अर्थ हुआ लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो वह इस चुनाव में भाग नहीं लेता है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। पार्लियामेंट संसद का इंग्लिश नाम है, संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों आ गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। श्रीलंका की जो प्रशासनिक राजधानी है, सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अगला क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र। अब अगला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है, इसमें आपको ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पर ट्रांसलेशन जो करना है, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था। इस बार 2020 में ट्रांसलेशन भी पूछा गया था इंग्लिश में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आई हैड रीचेड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल है। वर्तमान समय में बिहार के जो राज्यपाल है श्री फागू चौहान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था जीरादेई नामक स्थान में। जीरादेई जो है सारण में है, और जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है।
भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन जन गण मन। यहाँ से आपको एक पत्रिका का नाम याद रखना है। जन गण मन जो रचित है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और यह जो प्रकाशित हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। यह जो प्रकाशित हुआ था आनंद मठ उपन्यास में। इसके जो रचयिता है भारत के राष्ट्रीय गीत के बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन का याद रख लीजिएगा तत्वबोधिनी पत्रिका, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो प्रकाशित हुआ था आनंद मठ उपन्यास में। अब अगला क्वेश्चन है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। बाकी ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले जो दिखाई पड़ी, सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। अब अगला क्वेश्चन है कोहरे के आर पार देखना संभव नहीं है क्योंकि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कोहरे में बूंदों पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कार्य की ऐसा इकाई होती है। कार्य की जो ऐसा यूनिट है, सही आंसर जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाट जो है शक्ति का ऐसा यूनिट है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का यूनिट है। अब अगला क्वेश्चन है एड्स का कारण है। एड्स का जो कारण है वायरस है। सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन वायरस। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जीव एवं जंतु विज्ञान के जो जनक है अरस्तु है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का अरस्तु। थियोफ्रेस्ट जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन अरस्तु। अब अगला क्वेश्चन है मोम वैक्स क्या है। मोम जो है एल्डिहाइड है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका एल्डिहाइड। अब अगला क्वेश्चन है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। चींटी के जो डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल। अब अगला क्वेश्चन है जी का मान होता है। यहाँ पर कैपिटल जी का मान आपको बताना है। तो देख लीजिए सभी ऑप्शन को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर जो होता है बट्टा में होता है, तो यह जी का मान है। कैपिटल जी जो है इसको गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इस जी का मान ब्रह्मांड में सभी जगह समान होता है। सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन। इस जी का मान आप याद रख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है मिनीमाता महाबानी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे पानी में इसकी प्रदूषण के कारण हुई। मिनीमाटा रोग जो है जल प्रदूषण से संबंधित बीमारी है, और यह जो हुआ था पारा के कारण से, जल में पारा की अधिकता के कारण से यह रोग हुआ था। तो सही आंसर जो हो जाएगा पारद हो जाएगा। और कुछ यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण से, और ब्लैक फुट जो होता है आर्सेनिक के कारण से, इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण से। मिनीमाटा रोग का जो कारण है पारा है। अगला क्वेश्चन है उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। उत्तकों की रचना से संबंधित विज्ञान जो कहलाता है हिस्टोलॉजी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी तथ्यों का विचरण 16 है, उसका मानक विचलन है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है मानक विचलन पूछा जा रहा है, और दिया हुआ है विचरण दिया हुआ है। तो मानक विचलन बराबर जो सूत्र होता है रूट अंडर विचरण। विचरण का मान यहाँ पर 16 है, तो रूट 16 का मान यहाँ पर आपको निकाल देना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 4। अब अगला क्वेश्चन मैथ का है। क्वेश्चन है यदि एक समकोणीय त्रिभुज के न्यून कोण ए एवं बी है तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। ए यहाँ पर ऊपर में हो गया,
और यहाँ पर बी हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोण ए एवं बी न्यून कोण है, तो कोण सी मान लेते हैं, इसमें समकोण है 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पर सी 90 डिग्री हो गया तो ए एवं बी मिलाकर होगा बाकी 90 डिग्री का। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोण ए जो है यहाँ पर थीटा है, तो कोण बी जो है 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो दोनों को मिलाकर है 90 डिग्री। तो एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, एक जगह पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बी के जगह पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यह जो क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से संबंधित योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को नियोगी समिति के सिफारिश पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 1951 से, तो प्रथम का सही हो जाएगा 1951 से लेकर 56 तक। दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1956 से लेकर 61 तक, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1961 से लेकर 66 तक। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का इसमें से जो सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तृतीय योजना का जो यहाँ पर दिया हो 1966 से लेकर 71 तक, यह गलत है। अब अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, यह जो प्रकाशित हुई थी 1867 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इंडिया इज फॉर सेल नामक जो पुस्तक लिखी गई है चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्स और ट्रिम शब्द संबंधित है। ट्रिप्स और ट्रिम शब्द जो संबंधित है WTO से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। WTO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित यह शब्द है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है, और इसकी स्थापना जो किया गया था 1 जनवरी 1995 को। सही आंसर जो हो जाएगा WTO। अब अगला क्वेश्चन राज कमेटी किससे संबंधित थी। राज कमेटी जो संबंधित है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कृषि से। अगला क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यह जो प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 अप्रैल। अब अगला क्वेश्चन है भारत के मसालों का बगीचा कहा जाने वाला राज्य है। मसालों का बगीचा कहा जाने वाला जो राज्य है केरल है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा केरल। अब अगला क्वेश्चन हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। हरित क्रांति का जो संबंध है गेहूं के फसल से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो रहने वाले अमेरिका के। अगला क्वेश्चन गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई है 1913 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट जो स्थित है कंबोडिया में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कंबोडिया। अब अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। भाषा का नाम कई बार पूछ दिया जाता है, तो पाली भाषा में उपदेश दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सभी ऑप्शन देख लीजिए। हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन दैमाबाद। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का जो प्रस्तावक नहीं था, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अब अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसने जरीन कलम का स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? सभी ऑप्शन देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मृंगाक शब्द के पर्यायवाची शब्द बताएं। एग्जाम में जो पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है या फिर मुहावरा ही पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको नया शब्द देखने को मिलेगा। मृंगाक का जो अर्थ होता है चंद्रमा होता है, तो सुधाकर जो कहा जाता है चंद्रमा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा सुधाकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अर्थ बताएं। यहाँ पर जो आपको बताना है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यह जो क्वेश्चन है मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिकतम है? भारत में सर्वाधिक लवणीय झील जो है सांभर झील है, राजस्थान राज्य में। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन सांभर झील। अब अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या क्या होती है? अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या जो होती है जनसंख्या। ए ऑप्शन सही हो जाएगा जनसंख्या। अब अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था अहमदुल्लाह ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा अहमदुल्लाह। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? प्रत्यय रहित का जो अर्थ हुआ इसमें प्रत्यय नहीं है। एक शब्द होता है सहित, तो सहित का जो अर्थ होता है इसमें शामिल है, और रहित का जो अर्थ होता है शामिल नहीं है। तो प्रत्यय रहित का जो अर्थ हुआ प्रत्यय नहीं है बताना है आपको। बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है स्वप्निल, तो स्वप्निल में इल प्रत्यय है, स्वप्न जोड़ इल मिलकर। इसको अगर आप खंड कीजिएगा तो आपको देखना है कि दोनों सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इल प्रत्यय है तो इधर जो शब्द बचता है स्वप्न बचता है, तो स्वप्न एक सार्थक शब्द है। इसी तरह स्नेहिल में स्नेह जोड़ इल प्रत्यय, इसमें इल प्रत्यय है और स्नेह एक सार्थक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मलयानिल, तो अगर इसमें आप इल अगर अलग करते हैं तो इधर जो बचता है मलयान बचता है, और मलयान कोई सार्थक शब्द नहीं है तो इसमें प्रत्यय नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मलयानिल। फैक्टर कीजिएगा तो यह देखना है आपको कि कोई सार्थक शब्द होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको नरेशन बताना है। यहाँ पर दिया हुआ द मैनेजर सैड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देख लीजिए सभी ऑप्शन को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू यू फॉर यू। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाय हुम ही इज द मेस बीइंग क्रिएटेड। अब अगला क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 के एक अणु में होते हैं।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 आबंद। अब अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें आपको हानि प्रतिशत बताना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सीख लीजिए कैसे बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मान लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, या फिर आप x भी मान सकते हैं, x से भी बना सकते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 1 रुपया हो गया, तो हानि कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के बराबर। यहाँ पर आप देखिएगा 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि जो हो गया यहाँ पर 9। अब यहाँ पर कितना वस्तु बेच रहा है, तो 72 वस्तु बेच रहा है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य आपको बताना है, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पर 72 प्लस 9, क्रय मूल्य बराबर जो होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो 72 में 9 जोड़िएगा तो 81 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो निकालना है हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का जो सूत्र होता है हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है, यहाँ पर 9 है, तो 9 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मान कितना है, यहाँ पर 81 है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 9 से 81 को काटिएगा 9 हो जाएगा, तो 100 बट्टा 9, यही इसका आंसर हो गया। सही आंसर जो हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, 100 बट्टा 9%। अब चलिए अगला क्वेश्चन मैथ से ही संबंधित है। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई, बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। तो शुरुआत में तार की लंबाई कितनी मीटर थी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है। तो मान लेते हैं x मीटर लंबाई तार है, 10% तार चोरी होगी। यहाँ पर 10% तार चोरी होगी, तो इसका अर्थ यह हुआ बचा कितना है, 90%। तो 90% बराबर इस तरह से लिखेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 90 बट्टा 100। अब चलिए इसको शुरू से सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं x मीटर लंबाई का तार है। अब कहा जा रहा है 10% तार यहाँ पर चोरी होगी, तो बचा कितना, 90%। तो x में 90% से गुना कर देते हैं, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 हो जाएगा बट्टा में। अब फिर कहा जा रहा है बची हुई तार में यह इतना बच गया, बची हुई तार में 70% बेच दी गई। अगर 70% बेच दिया तो बचा कितना, 30%। तो यहाँ पर 30% लिख दिए, 30 बट्टा 100, प्रतिशत को हटाकर। अब कहा जा रहा है बेच दी गई, तो 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। तो यह बचा हुआ तार है, बराबर में क्या करेंगे, 810 कर देंगे। अब यहाँ पर आपको x का मान निकाल देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा पूरा तो x का जो मान आएगा 3000 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 3000 मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन 3000 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है एक आदर्श गैस का दाब P तथा उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 12 जनवरी को भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो 12वीं लेवल तक के बुक में जितने भी फॉर्मूला है प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट में शामिल करेंगे, जिससे अधिक से अधिक आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, P बराबर जो होता है 2/3 E। याद रख लीजिएगा आप, P बराबर जो होता है 2/3 E। अब अगला क्वेश्चन है सूरज के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूरज के प्रकाश की ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। सही आंसर जो हो जाएगा विकिरण। विकिरण में जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन में जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पर गतिमान लगा हुआ है, तो गतिमान में जो है विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। सही आंसर जो हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अब अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का नाम है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन का नाम है डायनेमो है। सही आंसर हो जाएगा डायनेमो। बाकी सभी के बारे में भी जान लीजिए। प्रेरण कुंडली जो काम करता है, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है। विद्युत मोटर
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ट्रांसफार्मर का जो काम है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करना और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में चेंज करना। अगला क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश से संबंधित है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग। यहाँ पर आपको उल्टा शब्द बताना है मैलिग्न का अपोजिट मीनिंग। मैलिग्न का जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्राइज, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग, यानी समान शब्द बताना। यहाँ पर इंडस्ट्रियस का समान शब्द कौन है? इंडस्ट्रियस का जो समान शब्द है डिलीजेंट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डिलीजेंट। अब अगला क्वेश्चन है पिक आउट द कलेक्टिव नॉन फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें आपको कलेक्टिव नॉन समूहवाचक संज्ञा बताना है, हिंदी नाम हुआ इसका। फर्स्ट ऑप्शन में है मेन। मेन जो है कॉमन नॉन यहाँ पर है, जातिवाचक है। बॉय भी कॉमन नॉन है। यहाँ पर सी ऑप्शन में जो दिया हो असेंबली, असेंबली जो है कलेक्टिव नॉन है, इसमें बहुत सारे लोग सभा में शामिल होता है। असेंबली का जो हिंदी मीनिंग हुआ सभा, तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, समूहवाचक है। अब अगला क्वेश्चन है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको जो बताना है कौन सा गलत मीनिंग है यहाँ पर दिया हुआ, स्पेलिंग जो है यहाँ पर कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का यहाँ जो स्पेलिंग दिया हुआ है बिल्कुल सही है। इसके बाद है ओपेक क्यू, तो ओपेक क्यू का भी सही है। सी ऑप्शन में मोसैक, मोसैक का गलत यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर जो है लास्ट में ई जो है ई नहीं होगा, बस यहाँ पर होगा MOSAIC। मोनार्की का भी सही है, तो सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। यह जो है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। इसमें से जो यौगिक है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, डी ऑप्शन सही है। यह यौगिक है। ग्लूकोज का सूत्र याद रख लीजिएगा C6H12O6 है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है HNO3, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा HNO3। अब अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। हाइड्रोजन की जो समस्थानिक की संख्या 3 है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रैटियम। भारी जल जो बना होता है हाइड्रोजन के दूसरे नंबर के समस्थानिक ड्यूटेरियम से। भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है और इसका अनुभार जो होता है 20 होता है। यह एग्जाम में पूछा भी गया था भारी जल का अनुभार, तो याद रख लीजिएगा 20 होता है। और इसका जो सूत्र है D2O है और इसका पूरा नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका 1H2 यह हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में जो दिया है यह प्रोटियम को दर्शाता है, सेकेंड में दिया हुआ यह ड्यूटेरियम को दर्शा रहा है और तीसरा जो है यहाँ पर सी ऑप्शन में ट्रैटियम को दर्शा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन से जो नहीं मिलता है विटामिन सी, यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विटामिन सी। अब अगला क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो थी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो बनी थी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की। अब अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र सीमा है, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 30 वर्ष। यहाँ पर आप सीरियल से याद रख लीजिएगा। वोट देने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए यानी मतदान करने के लिए 18 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य का उम्र होना चाहिए बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद एवं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। इसके बाद याद रखना आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 35 वर्ष का। सीरियल से आप याद रख लीजिएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा 30 वर्ष। विधान परिषद एवं राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 30 वर्ष। लोकसभा एवं विधानसभा के लिए है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 25 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी।
यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी 2 यहाँ पर दिया हुआ है। देख लीजिए सभी ऑप्शन को। यहाँ पर जो है गांधी इरविन समझौता से संबंधित है। यह जो समझौता हुआ था 31 मार्च 1931 को, यह भी याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कांग्रेस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1923 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। अब अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन। जनसंख्या घनत्व में जो प्रथम स्थान है बिहार राज्य का। भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। सभी ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ माउंट आबू अरावली पहाड़ी, सही है। इसके बाद है कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी, यह भी सही है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और इसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ पीर पंजाल श्रेणी, यह जो है जम्मू कश्मीर में है, तो यह सही नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी, यह भी सही है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में है और शिमला जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, संसार में खाद्यान्न उत्पादन के अभिवृद्धि का दायित्व संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अभिकरणों में से किसका है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, FAO। इसका जो पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, सही आंसर हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है रोम है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? इसमें से जो है हरिद्वार, बक्सर, भागलपुर, तीनों शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है, लेकिन मुजफ्फरपुर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। अब अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताना है आपको, देख लीजिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है मैं अपने आप काम कर लूँगा, यानी स्वयं की बात हो रही है। यहाँ पर आप जो यहाँ पर दर्शा रहा है स्वयं अपने बारे में, तो यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचयिता है। कुरुक्षेत्र के जो रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, हार्मोन का उदाहरण है। हार्मोन का जो उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का हार्मोन है। अब अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कोविड-19 से चीन का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रभावित है? कोविड-19 से जो चीन का सबसे अधिक शहर जो प्रभावित था वुहान, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वुहान शहर। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। पर्यावरण शब्द का जो संधि विच्छेद है परिज और आवरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कवि का जो स्त्रीलिंग है ए ऑप्शन नहीं होगा, कवियत्री नहीं होगा, कवयित्री होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो क वहर्षिकार नहीं होगा, क व होता है, इसके बाद यहर्षि का तरह दीर्घिकार। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में जो यहाँ पर है कवि है, यह नहीं होता है, कवयित्री होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम है। यहाँ पर ऊर्जा स्तर का आपको बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो बढ़ता हुआ क्रम जो है इसमें से सी ऑप्शन सही है, KLMN। यहाँ पर KLMN जो है परमाणु की कक्षा यहाँ पर है। अब अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन, एक प्रत्याशी 71% वोट प्राप्त करता है और चुनाव 756 वोट से जीतता है। यदि 2 प्रत्याशी चुनाव में है तब वोटों की कुल संख्या है। यहाँ पर आपको यह समझना है कि टोटल वोट यहाँ पर जो मतदान हुआ टोटल वोटों जो है 100% है, जिसमें से एक प्रत्याशी को 71% प्राप्त हुआ है। एक प्रत्याशी को इसमें 71% प्राप्त हुआ है, तो दूसरा का जो होगा 100 - 71। तो 100 में से अगर 71 को घटाइएगा तो 29 होता है।
यह हो गया। दूसरा प्रत्याशी को 29% वोट प्राप्त हुआ और एक प्रत्याशी को 71%। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 756 वोट से जीतता है, यह जो है दोनों का डिफरेंस ही है। तो 71 में से अगर आप 29 को घटाइएगा तो 42 होगा। यही 42% जो है 756 के बराबर है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 42 यूनिट का मान यहाँ पर हो गया 756, फिर 1 का मान निकालिएगा तो 756/42 और टोटल वोट जो है 100% है, तो 100 का मान आपको निकालना है। 756/42 गुना 100 सॉल्व कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया 1800। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1800। अब अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा जो दिया हुआ 8 दिया हुआ, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, यही 64 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 64। अब अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व में जो प्रथम स्थान है बिहार राज्य का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बिहार। अब अगला क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है 3 से 4 बिहार के जनगणना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी ऑप्शन इसमें देख लीजिए। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है 2001 से 11 के दशक में बिहार के किस जिला की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे कम है गोपालगंज की, और सबसे अधिक जो है मधेपुरा जिला की। तो सही आंसर जो हो जाएगा गोपालगंज। अब अगला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। झारखंड बिहार से जो पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन 15 नवंबर 2000। अब अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। – 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 25.40%। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो इसमें आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यह समझना है, यहाँ पर जो 960 ग्राम वजन का जो प्रयोग कर रहा है, यह जो हो जाता है क्रय मूल्य हो जाता है। क्रय मूल्य CP बराबर जो हो गया यहाँ पर 960। इसके बाद यहाँ पर जो 1 kg के जगह पर 1 kg का अगर आप ग्राम में मान निकालिएगा तो 1000 होता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो हो गया 1000 हो गया। अब लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1000 में से अगर आप 960 को घटाइएगा तो 40 आएगा। तो यहाँ पर जो लाभ हो गया 40 हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। 40 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो दिया हुआ है यहाँ पर 960, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा 25/6%। यही इसका हो गया आंसर। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन 25/6%। अब अगला क्वेश्चन है, शक्ति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच हुआ है। शक्ति सैन्य अभ्यास 2019 भारत एवं फ्रांस के बीच हुआ है। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन फ्रांस। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हुआ। एग्जाम में जो है पूर्ण शराबबंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह पुराना भी पूछा जा सकता है, 4-5 साल पुराना भी। तो बिहार में प्लास्टिक कैरी बैग पर जो पूर्ण प्रतिबंध लागू हुआ था 23 दिसंबर 2018 को। सही आंसर जो हो जाएगा दिसंबर 2018। अब अगला क्वेश्चन है, क्यूबा देश की राजधानी है। क्यूबा देश की जो राजधानी है हवाना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हवाना। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, फलन से संबंधित, फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ यदि f(x) बराबर x² - 4 बट्टा x + 3 हो तो f - 2 का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये समझना है कि यहाँ पर f(x) बराबर x² - 4 बट्टा x + 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, f - 2। x जहाँ भी है वहाँ पर आपको -2 रख देना है। तो यहाँ पर से आप देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना है आपको।
x के जगह पर यहाँ पर आपको -2 रख देना है। तो सबसे पहले क्या है, x स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 - 4 बट्टा x के जगह पर -2 + 3। अब यहाँ पर 4 में से 4 गया, 0 हो गया, और बट्टा में 1, तो 0 बट्टा 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा 0, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 0। इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर -2 रख देना है। अब अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ जायद जो है संयुक्त अरब अमीरात देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। साइना नेहवाल जो संबंधित है बैडमिंटन खेल से, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आप कितना क्वेश्चन सही बना पाए हैं। अगर आप 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन भी सही बनाए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास तैयारी के लिए 4 महीने का समय है। एग्ज़ाम जो लिया जाएगा 21 मार्च 2021 को, एग्ज़ाम डेट पहले ही निर्धारित कर दिया गया है, तो 21 मार्च 2021 को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 4 महीने का समय है आपके पास, अच्छे तरीके से तैयारी करके आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। बिहार पुलिस से संबंधित जो भी वीडियो आता है उसको आप देखिए। इस बार आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे, जिससे आप 80+ क्वेश्चन एग्जाम में सही कर पाएँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।